कभी कभी किसी हॉरर फिल्म को यादगार बनाने के लिए बस एक क्रीपी क्रीचर ही काफी होता है। कहानी भले ही थोड़ी जानी पहचानी लगे, कैरेक्टर्स कुछ बेवकूफियां करें और एक्टिंग भी कोई बहुत खास ना हो, लेकिन अगर वो क्रीचर सही बैठ गया तो पूरी फिल्म बच जाती है। और द रिचुअल उन्हीं फिल्मों में से एक है। द रिचुअल के क्रीचर की सबसे दिलचस्प बात है उसकी अजीब और डरावनी शेप। फिल्म में इसे शुरुआत से ही पूरा दिखाने के बजाय इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों की बस छोटी छोटी झलकियां दिखाई जाती हैं, और ये खेल लगभग पूरी फिल्म में चलता रहता है। भले ही कहानी में कुछ बहुत नया ना हो, लेकिन सिर्फ इस अजीबो गरीब और खौफनाक मॉन्स्टर को देखने के लिए भी ये फिल्म एक बार तो जरूर देखी जा सकती है। तो चलिए जल्दी से इसकी कहानी और इस डिमोनिक क्रीचर के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी शुरू होती है एक बार में बैठे 5 दोस्तों से। ल्यूक, फिल, हच, डॉम और रॉबर्ट, ये पांचों पक्के दोस्त अपनी अगली ट्रिप के लिए अलग अलग जगह डिस्कस कर रहे होते हैं। बातों बातों में इबिजा का नाम भी आता है, जो स्पेन का एक फेमस आइलैंड है और अपनी नाइट लाइफ व पार्टी कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन ल्यूक तुरंत कह देता है कि अब उस जगह जाने के लिए उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। तभी रॉबर्ट यानी रॉब सजेस्ट करता है कि उन्हें स्वीडन जाकर हाइकिंग करनी चाहिए, पर फिलहाल बाकी दोस्तों को उसका ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता। कुछ देर बाद ये पांचों बार से बाहर आते हैं। रॉब एक बार फिर जोर देकर कहता है कि इस बार कुछ अलग करते हैं और स्वीडन के मशहूर किंग्स ट्रेल पर ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। किंग्स ट्रेल स्वीडन का करीब 440 किलोमीटर लंबा हाइकिंग ट्रैक है, जहां रास्ते में ग्लेशियर, बर्फीले पहाड़ और बहती नदियां मिलती हैं, जिन्हें पार करने का अपना ही एक अलग एडवेंचर है। लेकिन ल्यूक को रॉब का ये प्लान फिर भी जमा नहीं। वो एम्स्टर्डम चलने की बात करता है, पर रॉब अड़ा रहता है कि इस बार उन्हें कुछ हटकर और एडवेंचरस ट्राई करना चाहिए, बेखबर इस बात से कि ये फैसला आगे चलकर क्या रूप लेने वाला है। ल्यूक और रॉब पास ही की एक वाइन शॉप में जाते हैं। वाइन लेते वक्त दोनों की नजर वहां पड़ी एक एम्प्लॉय पर पड़ती है, जिसे किसी ने बुरी तरह मारकर घायल कर रखा था। तभी उसी पल स्टोर रूम से 2 जंकी बाहर निकलते हैं, जो शॉप को लूट रहे थे। जंकी कोई आम चोर नहीं होते, बल्कि ये सिरफिरे ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो नशे की लत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन दोनों को देखते ही ल्यूक डर के मारे तुरंत छिप जाता है, जबकि रॉब वहीं सुन खड़ा रह जाता है। दोनों जंकी रॉब से उसका वॉलेट और घड़ी छीन लेते हैं और फिर उसकी वेडिंग रिंग मांगने लगते हैं। रॉब अपनी रिंग देने से साफ मना कर देता है और मदद की उम्मीद में ल्यूक की तरफ देखता है, लेकिन ल्यूक की हिम्मत ही नहीं पड़ती। ल्यूक एक पल को वाइन की बोतल से उन पर अटैक करने की सोचता जरूर है, पर इससे पहले कि वो कुछ करे, उनमें से एक जंकी रॉब के चेहरे पर चाकू से हमला कर देता है। रॉब लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तड़पता हुआ रॉब एक आखिरी बार उम्मीद से ल्यूक की तरफ देखता है कि शायद वो उसे बचा ले, पर वो जंकी दोबारा रॉब पर हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। रॉब वहीं दम तोड़ देता है और ल्यूक बस खामोशी से सब देखता रह जाता है, ये जानते हुए कि अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाता तो शायद रॉब आज जिंदा होता। यहाँ से कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ ल्यूक, फिल, हच और डॉम नॉर्दर्न स्वीडन के खूबसूरत पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते नजर आते हैं। ये चारों दोस्त किंग्स ट्रेल में सिर्फ रॉब की याद में आए हैं, क्योंकि रॉब यही आना चाहता था। लेकिन ल्यूक अंदर ही अंदर एक गहरे गिल्ट में घुट रहा है। उसे लगता है कि रॉब की मौत का जिम्मेदार वही है। अगर वो सही वक्त पर हिम्मत दिखाकर उन जंकीज पर अटैक कर देता तो शायद आज रॉब उनके साथ जिंदा होता। आगे बढ़ते हुए ये चारों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां एक चट्टान पर वे रॉब की याद में पत्थरों का एक छोटा सा ढेर स्टोन पाइल बनाते हैं, जिस पर उसकी फोटो और मफलर रखकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। सब उसकी याद में वाइन की एक एक घूंट लेते हैं, और इस पूरे दौरान ल्यूक के चेहरे पर रॉब को खोने का दर्द और वो अनसुलझा डर साफ झलक रहा होता है। फिर ये चारों वहीं कैंप लगाकर रात बिताते हैं और अगले दिन अपनी हाइकिंग फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते रास्ते में अचानक डॉम का पैर फिसल जाता है और उसका टखना बुरी तरह मुड़ जाता है। चोट गहरी होने की वजह से डॉम अब पहाड़ों पर आगे नहीं चल सकता था। अगर वे वापस अपने मेन कैंप की तरफ लौटते तो उसमें भी पूरे 8 घंटे लगने वाले थे। इसलिए हच अपना मैप निकालता है और घने जंगल के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेता है। बिना देर किए चारों उस अनजान जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जंगल में कदम रखने से ठीक पहले उन्हें रास्ते में कुछ पुरानी सड़ती गलती गाड़ियां मिलती हैं। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि काफी समय पहले कोई और भी यहाँ आया था और शायद कभी वापस नहीं लौटा। जंगल में एंट्री करते ही हच का कंपास अचानक काम करना बंद कर देता है। हच को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, पर वो इसे मामूली खराबी मानकर इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए उन चारों को काफी सारे कटे हुए पेड़ मिलते हैं। हच बताता है कि स्वीडन में पहले बहुत पेड़ काटे जाते थे, लेकिन 1950 में अचानक सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी। माहौल को हल्का करने और अपनी इस हाइकिंग को यादगार बनाने के लिए हच सबके साथ एक ग्रुप सेल्फी भी लेता है। जैसे जैसे ये चारों जंगल के और अंदर जाते हैं, पेड़ घने और कटीले होते चले जाते हैं। तभी थोड़ी दूर आगे उन्हें एक बड़े जानवर की फटी हुई लाश पेड़ से टंगी मिलती है, जिससे ताजा खून टपक रहा था, यानी किसी ने इसे बस कुछ देर पहले ही मारकर यहाँ लटकाया था। चारों दोस्त हैरानी और डर के
के साथ यही सोचने लगते हैं कि इतने बड़े जानवर को मारकर इतनी ऊंचाई पर आखिर कौन चढ़ा सकता है, क्योंकि कोई भी शिकारी जानवर अपनी शिकार की हुई बॉडी को पेड़ पर इतनी ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी अनहोनी का एहसास होते ही चारों बिना देर किए तुरंत वहां से आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते शाम ढलने लगती है और खराब होते मौसम के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में ल्यूक की नजर पेड़ों पर बने कुछ अजीब प्राचीन निशानों पर पड़ती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुराने कबीले या जादू टोना मानने वाले गुट के होते हैं। तभी सामने उन्हें एक पुरानी वीरान पड़ी झोंपड़ी दिखाई देती है। हच अंदर झांक कर देखता है कि कोई मौजूद है या नहीं। डॉम थोड़ा हिचकिचाता है कि बिना इजाजत किसी के घर में घुसना सही नहीं होगा, लेकिन बाहर होती मूसलाधार बारिश से बचने के लिए आखिरकार चारों अंदर चले ही जाते हैं। इसी बीच ल्यूक को बाहर से किसी भारी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है, पर सन्नाटे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। ल्यूक बाकी दोस्तों को आगाह भी करता है कि आसपास कोई जानवर है, लेकिन वे उसकी बात को हवा में उड़ा देते हैं। झोंपड़ी के अंदर उन्हें कुछ अजीब नेकलेस लटके मिलते हैं, जिनकी बनावट ठीक वैसी ही थी जैसे निशान उन्होंने बाहर पेड़ों पर देखे थे। इसके अलावा जब फिल झोंपड़ी की पहली मंजिल पर जाता है तो वहां उसे लकड़ी का बना एक डरावना स्टैचू दिखता है, जिसका सिर गायब था और हाथ किसी बारहसिंगा के सींगों जैसे फैले हुए थे। उस अजीब मूर्ति को देखकर चारों के मन में खौफ बैठ जाता है। फिल तुरंत कहता है कि यह पक्का किसी काले जादू से जुड़ी चीज है, पर इस घने जंगल और तूफानी रात में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे मजबूरी में उसी झोंपड़ी में रात बिताने की तैयारी करने लगते हैं। ल्यूक बाकी दोस्तों से कहता है कि सुबह होते ही उन्हें तुरंत उसी रास्ते से वापस निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा और हो सकता है कि जंगल में कोई प्राचीन कबीला उन्हें अपना शिकार बना ले। लेकिन हच उसे शांत कराते हुए आगे ही बढ़ने की सलाह देता है, क्योंकि उसके पास जंगल से बाहर निकलने का पूरा नक्शा मौजूद था। दिन भर की थकान के बाद आखिरकार चारों वहीं सो जाते हैं। बाहर तेज बारिश और बादलों की भयानक गड़गड़ाहट जारी थी। आसमान में रुक रुक कर कड़कती बिजलियों के बीच अचानक एक बेहद तेज रोशनी खिड़की पर आकर जम सी जाती है। उस अजीब और तेज लाइट के पड़ते ही ल्यूक की आंख खुल जाती है। वो घबराकर उठता है और तीनों दोस्तों को उठाने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वे तीनों इतनी गहरी नींद में थे कि किसी के कानों तक उसकी आवाज पहुंचती ही नहीं और ल्यूक उस सन्नाटे में अकेला पड़ जाता है। ल्यूक उस झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो हैरान रह जाता है। वो खुद को वापस उसी वाइन स्टोर में पाता है जहां रॉब का मर्डर हुआ था। वो कांपते हाथों से वहां रखी वाइन की एक बोतल उठाता है। तभी अचानक उस बोतल पर खून की कुछ बूंदें टपकती हैं और ल्यूक एक झटके के साथ नींद से जाग जाता है। तब पता चलता है कि ये उसका एक खौफनाक नाइटमेयर था, लेकिन असलियत भी कुछ कम डरावनी नहीं थी। ल्यूक सचमुच खुद को उस झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा पाता है और उसके सीने पर 4 गहरे निशान थे, जिनमें से खून रिस रहा था। तभी अचानक अंदर से उसके दोस्तों के चीखने की आवाजें गूंजती हैं। ल्यूक तुरंत अंदर भागता है और देखता है कि उसके तीनों दोस्त भी कोई भयानक सपना देखकर बुरी तरह डरे हुए हैं और पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। हच डर के मारे अपनी पैंट में ही पेशाब कर चुका था और डॉम नींद में अपनी बीवी गेल का नाम चिल्ला रहा था। जब ल्यूक फिल को ढूंढने ऊपर की मंजिल पर जाता है तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। फिल बिल्कुल नंगा होकर उस बिना सिर वाले डरावने स्टैचू के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी पूजा कर रहा था। ल्यूक तुरंत उन तीनों को जगाकर उनके भयानक सपने से बाहर लाता है। चारों दोस्त बिना एक पल गंवाए जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करते हैं और उस मनहूस झोंपड़ी से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि सामने खड़े पेड़ों पर भी वही अजीब प्राचीन निशान उकेरे हुए थे। उन्हें देखते ही हच की रंगत उड़ जाती है और वो कहता है कि उन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि ये साफ तौर पर कोई वार्निंग साइन है। फिलहाल चारों में से कोई भी अपने उस खौफनाक सपने के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करता और बस जल्द से जल्द ट्रैकिंग खत्म करके इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो उन्हें साउथ वेस्ट की तरफ से आगे बढ़ना था, पर तभी डॉम को दूसरी तरफ एक बनी बनाई पगडंडी नजर आती है। डॉम बाकी तीनों को भी उसी रास्ते पर चलने की सलाह देता है। हच थोड़ा हिचकिचाता है, पर डॉम का मानना था कि ऐसी पगडंडियां सीधे इंसानी बस्तियों तक ही ले जाती हैं। डॉम की बात मानकर बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते फिल बाकी तीनों से उनके नाइटमेयर के बारे में पूछने लगता है, पर हच बात को संभालते हुए कहता है कि हम सब बहुत थके हुए थे, इसलिए दिमाग ने वो अजीब सपने दिखाए। फिल को उस झोंपड़ी में किसी भूत प्रेत या काले जादू होने की लग रही थी, लेकिन हच इस बार फिल को बुरी तरह डांट देता है कि वो इन भूतिया कहानियों के चक्कर में न पड़े और चुपचाप आगे चले। थोड़ी दूर चलने के बाद हच रुककर बताता है कि शायद वे रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि उन्हें साउथ वेस्ट की सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी। चढ़ाई चढ़ते वक्त उन्हें रास्ते में फिर से एक वैसी ही झोंपड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस बार चारों दोस्त उससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि पिछली रात का डरावना एक्सपीरियंस वे भूले नहीं थे। आगे चलकर अब डॉम का घुटना जवाब दे देता है, क्योंकि उसकी घुटने में इंजरी थी। वो वहीं बैठ जाता है और उसकी वजह से बाकी सारे दोस्त भी वहीं कुछ देर रेस्ट करने रुक जाते हैं। ल्यूक ऊपर ऊंचाई पर जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। ल्यूक के सामने दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं, लेकिन उन्हीं पेड़ों के बीच ल्यूक को एक अजीब सा लंबा क्रीचर दिखता है, जिसके हाथ इंसानों जैसे थे। ल्यूक उस क्रीचर को देखते ही वापस नीचे भागने लगता है और बाकी लोगों को भी बताता है कि उसने ऊपर कुछ अजीब सा बड़ा जानवर जैसा क्रीचर देखा है। वहां किसी को भी ल्यूक की बात पर यकीन नहीं होता, तो अपनी बात प्रूव करने के लिए ल्यूक उन्हें अपने चेस्ट पर वो 4 होल दिखाता
जाता है, लेकिन डॉम कहता है कि ये ल्यूक ने खुद ही किया होगा अपने साथ, या फिर वो रात को सपने में किसी पेड़ से टकरा गया होगा जिससे ये होल्स बने। अब डॉम गुस्से से भर जाता है और वो इन सब के लिए ल्यूक को ब्लेम करने लगता है। वो कहता है कि अगर उस दिन ल्यूक ने हिम्मत करके रॉब को उन जंकी लोगों से बचाया होता तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता, ना रॉब मरता और ना ही ये चारों उसे श्रद्धांजलि देने यहाँ इस जंगल में आकर फंसते। ये सब सुनकर ल्यूक भी आपे से बाहर हो जाता है और डॉम को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जो कि सच में डॉम डिजर्व करता था। डॉम ल्यूक को रॉब की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था, जो कि इस मुश्किल सिचुएशन में उसकी जुबान पर आ ही जाता है। यहाँ अब सिचुएशन इस तरह की बनती जा रही थी कि इन चारों की आपस की बॉन्डिंग टूट रही थी। हच पूरी कोशिश करता है कि इस सिचुएशन में ये सब मिलकर रहें। वो ल्यूक से कहता भी है, लेकिन ल्यूक हच की एक भी नहीं सुनता। फिर ये चारों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कुछ दूर चलने पर इन्हें जमीन में कुछ गड़ा हुआ दिखता है। जब ये लोग उसे बाहर निकालते हैं तो उन्हें एक बहुत पुराना कैंपिंग टेंट मिलता है। टेंट के अंदर ही उन्हें एक पूरा वॉलेट मिलता है जिसमें एक फैमिली की फोटो होती है। साथ ही उसमें एक क्रेडिट कार्ड भी मिलता है जो किसी एना नाम की लेडी का है, जिसकी एक्सपायरी डेट 1984, यानी ये फैमिली 1984 से पहले इन जंगलों में आई थी और वो लोग यहीं फंसकर मारे गए, या कहें कि उसी क्रीचर का शिकार हो गए। यहाँ अगर गौर करें तो जो जंगल की शुरुआत में हमने एक कबाड़ हो चुकी गाड़ी देखी थी, पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इसी फैमिली की हो। ये सब देखकर चारों बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन हच फिर से सबको हिम्मत देता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम जिस लॉज से आए हैं वहां हमने अपनी एंट्री करवा रखी है। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो वो लोग पास के पुलिस स्टेशन में हमारी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देंगे। आगे चलकर ये चारों टेंट लगाकर सोने जाते हैं। हच देखता है कि डॉम के घुटने की हालत वाकई बहुत खराब हो चुकी है। साथ ही फिल भी अब मेंटली काफी थक चुका है। हच ल्यूक के पास आकर बोलता है कि डॉम और फिल की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें ही अब यहाँ से निकलकर हमारे लिए मदद लानी होगी। वो ल्यूक से कहता है कि तुम अकेले ही साउथ वेस्ट की तरफ निकल जाना और मैं इन दोनों के साथ यहीं रुकूंगा। रात में जब ल्यूक अपने टेंट के अंदर होता है तो उसे टेंट के आसपास किसी बड़े भारी जानवर के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो टेंट से बाहर झांकता ही है कि उसे फिर से वही नाइटमेयर आने लगता है, जहां ल्यूक को एक बार फिर रॉब के मरने का सीन दिखाई देता है। लेकिन इस बार वो ग्रे आंखों वाला जंकी सीधे ल्यूक की तरफ देखकर उसे कायर बोलता है। इसी के साथ ल्यूक की आंख खुल जाती है, यानी ये फिर से एक नाइटमेयर ही था। लेकिन तभी उसे बाहर से फिल के बुरी तरह चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ल्यूक तुरंत अपने टेंट से बाहर भागता है तो देखता है कि हच का टेंट पूरी तरह तबाह पड़ा है। फिल बेहद डरा हुआ था और कांपते हुए ल्यूक को बताता है कि कोई बड़ा सा क्रीचर हच को उठाकर ले गया है। तभी दूर घने जंगलों के बीच से उन्हें हच की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं और साथ ही उस क्रीचर के दहाड़ने की भयानक गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है, जिसे सुनकर ल्यूक और फिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीनों दोस्त आनन फानन में हच को ढूंढने घने जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन इसी चक्कर में वो लोग अपने टेंट तक वापस जाने का रास्ता ही भूल जाते हैं। पूरी रात ये तीनों भटकते हुए जंगल में ही बिता देते हैं। सुबह होते होते आखिरकार उन्हें हच की बॉडी मिलती है, जो ठीक उसी खौफनाक हालत में पेड़ पर टंगी थी जैसी हालत में उन्होंने उस जानवर को देखा था। हच की बॉडी को बीच से पूरी तरह चीर कर पेड़ पर लटकाया गया था। हच की ऐसी हालत देखकर तीनों दोस्त अंदर तक हिल जाते हैं। उनका ये खौफ बिल्कुल जायज भी था, क्योंकि ऐसी बेरहम मौत कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक क्रीचर या मॉन्स्टर ही दे सकता था। तीनों के मन में अब ये डर बुरी तरह बैठ चुका था कि वे खुद यहाँ से जिंदा बचकर निकल भी पाएंगे या नहीं। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर हच की बॉडी को पेड़ से नीचे उतारते हैं और उसे टहनियों व सूखी लकड़ियों से ढक देते हैं, ताकि कम से कम उसकी बॉडी यूं खुले में ना पड़ी रहे। ल्यूक आगे बढ़कर हच के कपड़ों से कंपास और एक नाइफ निकालकर अपने पास रख लेता है। अब बिना एक पल गंवाए तीनों साउथ वेस्ट की तरफ कदम बढ़ा देते हैं, ताकि जल्द से जल्द इस मनहूस जंगल से बाहर निकल सकें, जबकि उन्हें एहसास था कि वो क्रीचर अभी भी उनके आसपास ही है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें महसूस होता है कि वो क्रीचर भी पेड़ों की आड़ में इन्हीं के साथ साथ चल रहा है और तीनों पर लगातार नजर रख रहा है। कुछ आगे चलकर इन्हें एक कच्चा रास्ता दिखता है जहां इंसानों के कदमों के निशान बने हुए थे। साथ ही दूर से बड़े बड़े ड्रम बजाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे वहां कोई रिचुअल चल रहा हो। ल्यूक साफ कह देता है कि वे इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वहां किस तरह के लोग रहते हैं। जैसे धीरे वे अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे होते हैं, ल्यूक को आगे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, लेकिन नीचे उसी घने जंगल के बीच में उसे थोड़ी रोशनी दिखाई देती है, जो मुमकिन है कि किसी की जलाई हुई आग की हो। इसी बीच अचानक तेजी से रात ढलने लगती है। ल्यूक नीचे आकर दोनों को देखता है, जहां सामने उसे फिल दिखता है जो पेड़ों के पीछे कुछ घूर रहा था। तभी अचानक पीछे से वो क्रीचर आकर फिल को झटके में खींच कर ले जाता है। ल्यूक तुरंत जमीन पर लेट जाता है ताकि वो क्रीचर उसे न देख पाए। फिर जैसे ही ल्यूक भागने की कोशिश करता है, वो एक पेड़ से टकरा जाता है और उसे फिर से रॉब वाला वही नाइटमेयर आता है, जहां रॉब घायल पड़ा है और मदद के लिए पुकार रहा है। नाइटमेयर से जागते ही ल्यूक हिम्मत जुटाकर डॉम को ढूंढता है। डॉम एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ बैठा था। ल्यूक
ल्यूक और डॉम वहीं छुपकर उस क्रीचर के जाने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि वो भारी भरकम जीव बिल्कुल उनके आसपास ही मंडरा रहा था और उसकी खौफनाक आवाजें दोनों को साफ सुनाई दे रही थीं। डॉम बुरी तरह डरा हुआ था, पर ल्यूक उसे तसल्ली देता है कि मैं तेरे साथ ही हूँ। इसके बाद ल्यूक और डॉम वहां से जान बचाकर भागना शुरू करते हैं और वो क्रीचर किसी भूखे शिकारी की तरह लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। दोनों भागते हुए एक झोंपड़ी के सामने पहुंच जाते हैं जिसके चारों तरफ आग जल रही थी, लेकिन तभी सामने एक ऊंचे पेड़ पर उन्हें फिल की डेड बॉडी लटकी दिखती है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि फिल को भी उसी बेरहमी से मारा गया था। जान बचाने के लिए दोनों भागकर झोंपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत किसी अजीब से स्टैचू की पूजा कर रही होती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक उनके सामने किसी आदमी के पैर दिखाई देते हैं जो एक जोरदार किक मारकर ल्यूक और डॉम दोनों को वहीं बेहोश कर देता है। सुबह जब ल्यूक और डॉम को होश आता है तो वे खुद को एक अंधेरे कमरे में पाते हैं जहां उनके हाथ पैर कसे हुए बंधे थे। ल्यूक दीवार के एक छोटे से होल से बाहर झांकता है तो देखता है कि बाहर काफी सारे लोग मिलकर एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तभी उस कमरे में दो आदमी दाखिल होते हैं और उनके पीछे पीछे वही बूढ़ी औरत आती है जिसे उन्होंने मूर्ति की पूजा करते देखा था। वो बूढ़ी औरत आकर ल्यूक को पानी पिलाती है, फिर उसकी टी शर्ट उठाकर सीने पर बने उन 4 होल्स को देखती है। इसके बाद वो औरत अपनी बॉडी से कपड़ा हटाकर ल्यूक को दिखाती है, जहां उसकी खुद की चेस्ट पर भी ल्यूक जैसे ही 4 होल्स के निशान बने हुए थे। फिर वो औरत डॉम की तरफ पानी लेकर बढ़ती है। साथ ही वे 2 आदमी डॉम को उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। बाहर से आती डॉम की चीखें ल्यूक को साफ सुनाई दे रही होती हैं। ल्यूक खुद को बेबस महसूस करता है कि वो चाहकर भी अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तभी उस कमरे में एक जवान औरत आती है और ल्यूक के कानों पर हाथ रखकर उसे धीरे से बताती है कि बाहर ये लोग बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ देर बाद वे दोनों आदमी डॉम को अधमरी हालत में घसीटते हुए वापस लाते हैं और कमरे में बांध देते हैं। डॉम टूटते हुए ल्यूक को बताता है कि ये लोग मेरी बलि देने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने नाइटमेयर में भी यही देखा था कि ये लोग मुझे उस क्रीचर के आगे फेंक कर मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, और सपने में मुझे मेरी बीवी गेल भी दिखी थी। डॉम को अब अपनी मौत तय दिख रही होती है। वो ल्यूक से आखिरी गुजारिश करता है कि तू यहाँ से किसी भी तरह जिंदा निकलने की कोशिश करना और जाते जाते इस मनहूस जगह को आग लगा देना। इसके बाद वे लोग डॉम को बाहर लाकर उस क्रॉस वाले स्ट्रक्चर से कसकर बांध देते हैं। वहां आसपास के पेड़ों पर दर्जनों पुरानी डेड बॉडीज लटकी हुई थीं, जो शायद सालों से वहीं सड़ रही थीं। डॉम को अब बलि चढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया जाता है। उसका शरीर खौफ से कांप रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो भयानक क्रीचर अब किसी भी पल अंधेरे से निकलकर उसकी जान लेने आने वाला है। फिर वे लोग स्वीडिश लैंग्वेज में कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ाने लगते हैं। वे सारे कबीले वाले वहीं घुटनों पर बैठकर उसी क्रीचर के आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर कमरे में बंद ल्यूक पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की रस्सी ढीली करने की कोशिश में लगा होता है, ताकि वो किसी तरह आजाद होकर डॉम की जान बचा सके, क्योंकि दीवार के होल से उसे साफ दिख रहा था कि बाहर क्या होने वाला है। तभी डॉम के ठीक सामने घने जंगल में से एक भयानक गरज सुनाई देती है। डॉम को अंधेरे से अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है और वो सन्न रह जाता है। सामने उसकी वाइफ गेल खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और डॉम का चेहरा अपने हाथों में थाम लेती है। लेकिन ये डॉम को दिखाया जा रहा एक माइंड विजन यानी छलावा था। हकीकत में डॉम के चेहरे को उसी अजीब और भयानक क्रीचर ने अपने हाथों से जकड़ रखा था। यहाँ पहली बार ऑडियंस उस विशालकाय खौफनाक क्रीचर का असली चेहरा पूरी तरह साफ साफ देख पाती है। अचानक डॉम का वो विजन टूटता है और सामने उस असली मॉन्स्टर को देखकर डॉम खौफ के मारे जोर से चिल्ला उठता है। फिर वो क्रीचर डॉम को हवा में उठाता है और खींचते हुए ले जाकर उसे एक पेड़ की ऊंची टहनी पर बेरहमी से टांग देता है, जिससे डॉम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ल्यूक किसी तरह हिम्मत दिखाकर अपने अंगूठे की हड्डी तोड़ लेता है और दर्द से कराहते हुए उस कसी हुई रस्सी से अपना हाथ निकालने में कामयाब हो जाता है। हाथ आजाद होते ही वो दीवार के उस छोटे से होल में से पहली बार उस पूरे क्रीचर को साफ साफ देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने वाकई किसी ऐसे मॉन्स्टर को देखा है। तभी ल्यूक के कमरे में वही जवान औरत खाना लेकर आती है। ल्यूक उस औरत से तुरंत पूछता है, ये क्रीचर आखिर है क्या? वो औरत बताती है कि ये इस प्राचीन जंगल का देवता है और कबीले वालों ने अपने इसी देवता के लिए डॉम की बलि दी है। वो ल्यूक को चौंकाते हुए कहती है कि ल्यूक इसलिए जिंदा है क्योंकि उस देवता यानी क्रीचर ने खुद उसे अपने लिए चुना है। अब ल्यूक को हमेशा के लिए इसी कम्युनिटी के साथ यहाँ रहना होगा। वो खुलासा करती है कि ये प्राचीन देवता एक जोतुन है, जो नॉर्स माइथोलॉजी के शैतानी देवता लोकी की नाजायज औलाद है। इस कम्युनिटी का कोई भी इंसान कभी इस क्रीचर का नाम अपनी जुबान पर नहीं लेता, क्योंकि सब इससे बहुत डरते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये क्रीचर इस जंगल से गुजरने वाले हर इंसान को मारकर पेड़ पर लटका देता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान को चुनता है जो यहाँ रहकर इसकी पूजा करे। ये किसी भी इंसान के दिल में छिपे सबसे गहरे गिल्ट को पहचान लेता है और सोते समय उनके दिमाग में घुसकर उन्हें वही खौफनाक सपने और नाइटमेयर दोबारा दिखाता है। जो लोग इसकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं उन्हें ये क्रीचर कभी मरने नहीं देता, यानी उन्हें इमॉर्टल बना देता है। ल्यूक हैरान होकर पूछता है, लेकिन इसने मुझे ही क्यों चुना? जवान औरत जवाब देती है कि ल्यूक का दर्द और गिल्ट उसके बाकी दोस्तों से कहीं ज्यादा गहरा था। ये क्रीचर सिर्फ उसी को चुनता है जिसके अंदर किसी बात को लेकर पछतावे की आग जल रही हो। चुनने के बाद ये क्रीचर उस इंसान के चेस्ट पर 4 होल करके अपना मार्क लगा देता है।
इसके बाद उस चुने हुए इंसान को कम्युनिटी में शामिल करने के लिए एक खास रिचुअल होता है, जिसमें उसे इस क्रीचर के आगे घुटने टेक कर इसे अपना देवता एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर वो चुना हुआ इंसान कम्युनिटी का हिस्सा बनने या इसके आगे झुकने से मना कर दे तो ये क्रीचर उसे भी बाकी लोगों की तरह बेरहमी से मारकर पेड़ पर टांग देता है। ल्यूक इन सब बातों को सुनकर भी उस कम्युनिटी के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होता और उस जवान औरत के निकलते ही वहां से भागने की प्लानिंग करने लगता है। ल्यूक चुपके से उस कमरे से बाहर निकलता है। पास के ही दूसरे कमरे में उसे काफी सारी राइफल्स रखी हुई दिखाई देती हैं। बाहर झांकने पर ल्यूक देखता है कि झोंपड़ी के बाहर वे सभी लोग उस क्रीचर के आगे झुककर प्रार्थना कर रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ल्यूक झोंपड़ी की ऊपरी मंजिल पर चला जाता है। वहां एक अंधेरे कमरे में कदम रखते ही वो सन्न रह जाता है। सामने इंसानों की सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वे सारी बॉडीज अभी भी जिंदा थीं। यहाँ वही बात सच साबित होती है जो उस जवान औरत ने बताई थी। जो लोग इस क्रीचर की पूजा करते हैं ये उन्हें मौत से तो बचा लेता है पर वे कभी मरते नहीं। वे सैकड़ों सालों तक एक जिंदा मम्मी बनकर उसी कमरे में पड़े रहते हैं और हमेशा के लिए उस क्रीचर के गुलाम बन जाते हैं। ये जिंदा सड़ती हुई बॉडीज इस कम्युनिटी के सबसे पुराने मेंबर्स की थीं, जो सदियों पहले इस जोतुन की पूजा किया करते थे। ल्यूक वो बिना वक्त गंवाए मशाल उठाकर उन सब में आग लगा देता है। आग की लपटों में घिरते ही उन जिंदा मम्मियों के चिल्लाने की भयानक आवाजें पूरे कमरे में गूंज उठती हैं। ल्यूक तेजी से नीचे भागता है पर सीढ़ियों के पास वही बूढ़ी औरत उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है। ल्यूक बिना हिचकिचाए उस बूढ़ी औरत के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर पड़ती है। ऊपरी मंजिल पर आग लगती देख बाहर प्रार्थना कर रहे कम्युनिटी के सभी लोग घबराकर वहां जमा होने लगते हैं। तभी अचानक घने जंगलों को चीरता हुआ वो खौफनाक क्रीचर भी वहां आ पहुंचता है, क्योंकि ल्यूक ने सैकड़ों सालों से चली आ रही उसकी सत्ता और पवित्र कम्यून को एक झटके में तबाह कर दिया था। ल्यूक तुरंत पास के कमरे में भागकर एक राइफल और 2 बुलेट्स उठा लेता है और रास्ते में रुकावट बन रहे कबीले के एक आदमी को गोली मारकर सीधे ढेर कर देता है। झोंपड़ी के बाहर वो विशाल का एक क्रीचर खड़ा था और आग में सब जलता देख बेहद गुस्से में था। उसके सामने कम्युनिटी के बाकी लोग खौफ से सिर झुकाए बैठे थे। वो क्रीचर गुस्से में आगे बढ़ता है और उसी जवान औरत को दबोच लेता है। वो क्रीचर दर्दनाक तरीके से उस औरत की आंखें फोड़कर उसे वहीं मार डालता है, क्योंकि उसी ने ल्यूक को उस क्रीचर का सारा सच बताया था। फिर वो क्रीचर झोंपड़ी के अंदर झांकता है। ल्यूक उसे देखते ही तुरंत राइफल और एक कुल्हाड़ी उठाकर झोंपड़ी का पिछला रास्ता पकड़कर बाहर भागता है। थोड़ी दूर सुरक्षित दूरी बनाकर ल्यूक मुड़ता है और राइफल से सीधे क्रीचर पर फायर कर देता है, लेकिन उस बुलेट का उस शैतानी देवता पर कोई खास असर नहीं होता। ये देखकर ल्यूक राइफल फेंक कर सिर्फ कुल्हाड़ी हाथ में थामता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर घने जंगल की तरफ भागने लगता है और वो भयानक क्रीचर भी दहाड़ते हुए उसका पीछा करने लगता है। भागते समय वो क्रीचर ल्यूक के दिमाग में घुसकर उसे फिर से वही रॉब वाला नाइटमेयर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ल्यूक को पता था कि ये सच नहीं बल्कि सिर्फ एक छलावा है। वो लगातार भागता रहता है पर उस क्रीचर की स्पीड ल्यूक से कहीं ज्यादा तेज थी। वो झटके में ल्यूक को दबोच लेता है। वो क्रीचर ल्यूक को अपने भारी भरकम हाथों से हवा में उठा लेता है और जताता है कि ल्यूक को उसकी पूजा करने के लिए चुना गया है। वो ल्यूक को एक आखिरी मौका देता है कि वो उसके आगे घुटने टेके। फिर वो क्रीचर अपने सामने के पैरों को किसी गुस्सैल घोड़े की तरह उठाकर भयानक आवाज में चिंघाड़ता है, जो ये दिखाता है कि इस पूरे जंगल का मालिक वही है। इसके बाद वो ल्यूक के सिर को अपने पंजों से दबाकर उसे अपनी अधीनता एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करने लगता है। तभी ल्यूक की नजर पास ही जमीन पर गिरी अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। वो पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी उठाता क्रीचर के चेहरे पर जोरदार अटैक कर देता है। क्रीचर दर्द और गुस्से में पीछे हटता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ल्यूक जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। वो क्रीचर भी दहाड़ते हुए उसका पीछा करता है, लेकिन ल्यूक अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक कर भागते हुए उस घने जंगल की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है। वो क्रीचर बाउंड्री तक तो आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस जंगल की बाउंड्री के बाहर कदम नहीं रख पाता। वो क्रीचर दूर खड़ा होकर ल्यूक पर खौफनाक तरीके से चिल्लाता है और बदले में ल्यूक भी उस क्रीचर की आंखों में आंखें डालकर बार बार जोर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि आज उसने अपने अंदर के उस सबसे बड़े डर और महीनों पुराने गिल्ट पर पूरी तरह काबू पा लिया था। कुछ दूर जाने पर ल्यूक को सड़क पर एक कार ड्राइव होती हुई दिखती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि पास में ही कोई टाउन या इंसानी बस्ती है। वो उस तरफ बढ़ता है और इसी राहत भरे मोड़ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में जो क्रीचर दिखाया गया है वो नॉर्स मिथोलॉजी का एक प्राचीन और बेहद पावरफुल क्रीचर है। नॉर्स माइथोलॉजी के देवताओं और क्रीचर की खासियत होती है कि वे शेप शिफ्ट कर सकते हैं और मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। यही वजह थी कि उस जंगल में अचानक तेज बारिश होने लगती थी और बिना वक्त ढले ही पल भर में रात छा जाती थी। नॉर्डिक माइथोलॉजी के मुख्य देवता जैसे ओडिन और थॉर बहुत बाद में आए, लेकिन जोतुन इस यूनिवर्स की शुरुआत से मौजूद थे। जब पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, तब आग और बर्फ के मिलन से सबसे पहला जीव पैदा हुआ, जिसका नाम यमीर था। यमीर के पसीने और पैरों से ही पहली जोतुन स्पीशीज का जन्म हुआ था। लॉकी खुद भी एक जोतुन था और उसकी औलादें भी खौफनाक जोतुन क्रीचर के रूप में ही पैदा हुई थीं। नॉर्डिक माइथोलॉजी में इन्हीं जोतुन स्पीशीज को फ्रॉस्ट जायंट्स कहा जाता है। मूवी का यह भयानक क्रीचर उसी लॉकी की एक भूली बिसरी नाजायज औलाद है। बाकी इस टॉपिक पर कहने और समझाने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। मिलते हैं आपसे किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।